हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सॉलिड एंगल के बारे में बताया था। उसका यूज़ जब हम लोग गॉस प्रमेय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तब आएगा कि किसी भी पृष्ठ के कारण जब हम लोग घनकोण खींच सकते हैं। और हमने सॉलिड एंगल में उसकी वैल्यू बताया कि ओमेगा इजक्वल टू DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, ये क्यों होता है? जब कोई टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ होता है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर जब हम लोग फाइंड करते हैं घनकोण, उस अवस्था में ऐसा होता है। और अन्यथा उसका वैल्यू तो ओमेगा इजक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर ही होता है, परंतु क्योंकि वहाँ पर उसका प्रक्षेप आ गया था जिसकी वजह से ओमेगा इजक्वल टू DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर आया था। ठीक है, खैर आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है। आपको पता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल एक ही डायरेक्शन में ऐसे हों तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। जी हाँ, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है A। आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश जिसको इंग्लिश में हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं, वह किसी समतल पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बुक है तो इसका ये जो पृष्ठ है ये समतल है, प्लेन है। तो इस समतल पृष्ठ के लंबवत अगर हम लोग कोई रेखा खींचते हैं तो हम लोग उस रेखा को कहते हैं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है। आप सही सोच रहे हो कि यह भी पृष्ठ समतल है, नीचे भी समतल है, यह भी इसका परपेंडिकुलर लाइन ही है तो उसको भी एरिया वेक्टर बोलना चाहिए। तो हाँ भाई, वो भी एरिया वेक्टर है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके अकॉर्डिंग माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इधर भी आप खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो। खैर, तो ये जो पृष्ठ हमने यहाँ पर लिया है यह इस तरीके से है, तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो हमने इस तरीके से इधर माना है। तो इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर ये रहा, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो किसी समतल पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को उस क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ध्यान रहे कि वह पृष्ठ समतल होना चाहिए। तो ये हमने एक समतल पृष्ठ लिया है और यह पृष्ठ इस तरीके से है, इसलिए इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। और आप देख भी रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक है, इसे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो कहा क्या गया, स्टेटमेंट क्या दिया गया कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ
से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी को हम लोग उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना है तो आप बोलोगे ये तो इसको तो आप मान लो ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो 1 2 3। सर यहाँ पर इस पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है वो है 3, 1 2 3। अब सोचो ऐसा ही एक पृष्ठ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जरा मेरी बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यही है सेम, परंतु इस बार हमने उस पृष्ठ के आकार को थोड़ा बड़ा ले लिया। यह भाई कुछ इस तरीके से। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं कितनी हैं? तो आप कहोगे सर आपने तो चीटिंग कर दिया। मैं बोलूँगा क्या कर किया यार? तो आप बोलोगे कि सर आपने पृष्ठ के आकार को ही बढ़ा दिया, उसका एरिया ही बढ़ा दिया। तो जब बड़ा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सारी पास होने लगेंगे। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है? फाई ई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और ये भी अच्छे से देखो तो गुजर ही रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। सर वैद्युत फ्लक्स तो 6 हो गया। अच्छा, इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। और तो और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर भी निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा गुजरेंगी, और ज़्यादा गुजरेंगी। सोचो कि अगर ज़्यादा का मतलब क्या है? घन। अगर ज़्यादा गुजर रही हैं एक ही में, जैसे यहाँ पर थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर का मतलब कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कम ही होगा, लेकिन अगर ज़्यादा ऐसे ही से घन हो जाए तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने की वजह से इस पृष्ठ से अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा पास होंगी। तो इसका मतलब कि वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स भी अब ज़्यादा होने लगेगा। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी निर्भर करता है। इसलिए हम लोग इन दोनों को लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू ई, वेयर ए इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। अच्छा सर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों कि फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू डॉट प्रोडक्ट ई। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या दर्शाता है? देखो, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ए ई कॉस थीटा आता है, जहां थीटा क्या है? ए और ई के बीच का कोण है। तो सर इसमें क्यों नहीं आपने दिखाया? क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर, ये जो ए है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आप ही बताओ, अगर ये दोनों ऐसे होते तब न एंगल होता। ये तो एक ही पर है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जिसकी वजह से एंगल कितना हो जाएगा? 0। इसलिए जो फ्लक्स होगा यहाँ पर केवल और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर E इंटू ए। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर यही पृष्ठ थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा क्या हो जाए? झुक जाए। मतलब क्या है सर, जरा वो भी बताओ। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल
देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ज्यों की त्यों ही है। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि वो जो पृष्ठ पहले ऐसे था, ध्यान से समझिएगा भैया, जो पहले ऐसे था, अब हमने क्या किया कि उसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया। ऐसे झुका दिया। तो जब हम लोगों ने उसको झुकाया, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दो लाइंस को, तो जब हमने उनको झुकाया, ये मैं इसको ये सॉलिड लाइन से दिखा देता हूं। ऐसे ठीक है। पहले जो ऐसे था अब ये झुक गया, जैसे मतलब पहले ऐसे था पृष्ठ, अब हमने इसको झुका दिया ऐसे। तो कितना झुक गया भैया, कितना झुका, तो वो झुका थीटा। ठीक है। अगर यहां से भी ऐसे खींचोगे तो ये भी एंगल सेम ही होगा, थीटा। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करें, क्या इसका अब एरिया वेक्टर देखो देखो समझो समझो, जो ऐसे था पृष्ठ पहली दफा में, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, परंतु जब ये झुकेगा ऐसे तो क्या एरिया वेक्टर भी झुकेगा ऐसे। ध्यान से देखो, पहले ऐसे था, अब ऐसे पृष्ठ झुक गया, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यों की त्यों ही है। अब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। तो इस अवस्था में जो फ्लक्स होगा वो होगा ए ई कॉस थीटा, वही कॉन्सेप्ट जो अभी अभी वहां पर ए ई कॉस थीटा होगा। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, परंतु जब पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के समांतर पृष्ठ रखा था, पृष्ठ समांतर रखने का मतलब यह है उसका एरिया समांतर था, एरिया वेक्टर समांतर था, तो उस अवस्था में जो फ्लक्स था वो ए इंटू ई था। परंतु अगर वही सरफेस कुछ थीटा एंगल पर हो तो उस अवस्था में जो हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे वो ए ई कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है, पक्की बात। हाँ सर, यहां पर उसका संपूर्ण एरिया आप ए लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि वो समतल है। अच्छा ठीक है, लेकिन सोचो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है और जो पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से हो, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब असमान है, मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग उसकी तीव्रता होगी। तो इस अवस्था में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वह भी अब प्लेन तो है ही लेकिन थोड़ा सा कर्व्ड है। प्लेन सॉरी, जब प्लेन है तो फिर कर्व्ड कैसे है, कर्व्ड है थोड़ा सा, ठीक है, प्लेन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन इस कर्व्ड सरफेस पर एक छोटा सा अनंत अनंत सूक्ष्म एरिया लेंगे डी ए।
उस अवस्था में इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो थीटा, तब जो हमारा फ्लक्स निकलेगा, क्या छोटे से एरिया से निकल रहा है तो छोटा सा फ्लक्स भी होगा, डी फाई इज इक्वल टू क्या डी ए, क्या डी ए। परंतु सर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर इधर है, तो फिर कैसे होगा? तो यहां पर अपन क्या करेंगे कि इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे। अगर कंपोनेंट आप लोगे तो डी ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी ए साइन थीटा। तो अब कौन सा कंपोनेंट इसका लें हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए? तो हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए वह कंपोनेंट लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा गुजरे। तो जब ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो क्या फ्लक्स यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम आएगा? आप लॉजिकली देखो। हाँ सर, तो इसलिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे ये फ्लक्स निकालने के लिए? डी ए कॉस थीटा। हाँ, ई डी ए कॉस थीटा सर। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अब ये तो छोटे से पृष्ठ के लिए निकला, ऐसे ही छोटे 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 पृष्ठ को आप काट लो और उन सबको लास्ट में जोड़ दो, ऐड कर दो, तो क्या आपको संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा? हाँ। तो उस प्रक्रिया को हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दो। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करेंगे। कब? जब हमारा सरफेस कर्व्ड हो, ठीक है? तो हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे। क्यों एलिमेंट काटेंगे? ताकि वो प्लेन हो जाए, प्लेन सरफेस हो जाए। और प्लेन सरफेस जब होगा तो हम लोग क्या खींच सकते हैं? एरिया वेक्टर खींच सकते हैं। तो एरिया वेक्टर जब खींच लेंगे तो उसका कंपोनेंट लेकर हम लोग वह कंपोनेंट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो वहाँ से हम लोग फ्लक्स को फाइंड कर लेंगे आसानी से। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, अब यहाँ से एंट्री होती है गॉस साहब की। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप तो ये सब कर ही रहे हो, अच्छी बात है, करते रहो, परंतु एक बात मेरी भी सुन लो। अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसमें अनेकों आवेश उपस्थित है, अनेक आवेश उसके अंदर, बाहर भी आप लेना चाहो तो ले लो, उसमें कोई शक वाली बात। अच्छा, इसको Q1 Q2 Q3 4 5 6 7 8 जो मर्जी वो बोल लो यार, 9, ठीक है? तो इस पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें, या यूं कहें कि इस पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा, इसके अंदर जितने आवेश स्थित हैं, इसके अंदर जितने आवेश हैं उन सबको आप जोड़ लो, उन सबको आप जोड़ लो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड मार दो, वही आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। परंतु ध्यान रहे, इस क्लोज सरफेस के, ये क्लोज सरफेस जो है, बंद पृष्ठ जो है, इसके अंदर के आवेश को ही ऐड करना, इसके बाहर के आवेश को मत ऐड करना, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इसके अंदर उपस्थित आवेश, कुल आवेश का
1/ε0 जब कर देंगे तो हमें वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा क्लोज सरफेस के लिए। मीन्स अगर हम लोग वैद्युत फ्लक्स फाइंड करेंगे तो उसके बाहर, उस बंद पृष्ठ के बाहर कितने आवेश हैं, कैसे, उससे कोई मतलब नहीं, उसके फ्लक्स पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर वाले आवेशों के कारण पड़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो तब पड़ेगा। तब क्या होगा? तब पड़ेगा, तब इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, और इसके अंदर जो स्थित है वो उस सबको भी लेंगे। ठीक है सर, तो आइए हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं गॉस साहब की, गॉस प्रमेय की। गॉस प्रमेय, गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस साहब ने कहा किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स अगर कोई बंद पृष्ठ है ना जी, कोई भी बंद पृष्ठ है, इसमें Q1, Q2, Q3 आवेश स्थित है, तो इससे, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, वो होगा Q इनसाइड बाय ε0। मतलब उसके अंदर जितने भी आवेश स्थित हैं उन सबको ऐड कर लो और ε0 से डिवाइड मार दो, आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये बताया गॉस ने। अर्थात फाई ई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn अपॉन ε0। लेकिन याद रहे ये कब किसके लिए है? इनसाइड के लिए, अंदर के आवेशों के लिए। Qn मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए अगर Q3 तक है तो Q3 तक ही यहाँ पर मैं सीमित रखता हूँ। लेकिन याद रहे कि अगर इस पृष्ठ के अंदर और भी आवेश हैं तो उन सबको आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर इनसाइड लिख दिया है। तो ये हमें गॉस प्रमेय बताता है। अब ऐसा कैसे उपस्थित है, या सॉरी ऐसा कैसे संभव है, इस बात को ऐसे थोड़ी ना बोल दिया होगा कोई, उसका प्रमाण दिया होगा। तो आइए उनके प्रमाण को देखते हैं या उत्पत्ति करते हैं। अच्छा, ये Q1 और Q2 अगर टोटल Q है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स फाई ई इज इक्वल टू Q नेट बाई ε0, है ना। अच्छा, अब आइए देखते हैं गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, किस बेस पर उन्होंने ऐसा कहा, किस तरीके से इस फॉर्मूले का उत्पत्ति किया उन्होंने, उस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, गॉस प्रमेय की
उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई एक बंद पृष्ठ लिया, कुछ इस तरीके से, उसका आकार कुछ भी हो सकता है। इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु P पर हमने एक छोटा सा, अनंत सूक्ष्म है ये, कैसा है ये, अनंत सूक्ष्म, एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ लिया जिसका एरिया है A या DA बोल दो, उसमें क्या है, या चलो A बोल देता हूँ, ठीक है, चलो DA ही बोल देता हूँ यार। अब इस पृष्ठ के अंदर एक आवेश स्थित है प्लस Q, एक मान लेते हैं उत्पत्ति के लिए, और भी हो सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर, अच्छा ये आवेश किस बिंदु पर स्थित है, तो O पर, हमने पॉइंट का नाम दे दिया। बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है उसको हमने नाम दिया R, स्मॉल r, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इस पृष्ठ के अंतिम भाग को हमने ऐसे मिला दिया, लेकिन उससे पहले क्या इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E=1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, 1/4πε0 Q/r², याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने इस पृष्ठ के अलावा एक और पृष्ठ ऐसे खींचा जिस पर ये जो रेखा है, ये डिस्टेंस के लिए जो हमने रिप्रेजेंट किया है वह लंबवत हो। ध्यान रहे ये बात, हमने ऐसा पृष्ठ खींचा है जिस पर ये रेखा लंबवत हो। अब मैं क्या करूंगा, इस पृष्ठ के अंतिम भाग को ऐसे मिला दूंगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, परंतु ठीक है, बन गया ऐसे। अच्छा, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर क्या इस डायरेक्शन में होगा, DA। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। और हमने अपने सॉलिड एंगल वाले वीडियो में बताया था कि इस पृष्ठ का इस पृष्ठ और ये पृष्ठ के बीच जो एंगल बनेगा वो वही रहेगा जो यहाँ पर होगा, थीटा। समझाने के लिए टाइम नहीं है, वैसे कोई खास बात भी नहीं है, तो थीटा है। ये जो एरिया हमने DA लिया है, इसका इस पृष्ठ पर जो प्रक्षेप होगा वो होगा DA cos थीटा। ये मैं डायरेक्ट कहाँ बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में बता रखा है। आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तो जो प्रक्षेप होगा वो होगा DA cos थीटा। अच्छा, अब हम लोग इस पृष्ठ के अलावा वैद्युत फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं।
कैसे? याद रहे इस पॉइंट को हमने P बोला है। अब जो जो बातें यहाँ पर मैंने बोला उन बातों को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। हो सकता है जब लिखूं तो आपको लगे कि अरे यार ये तो लंबा टॉपिक है, लेकिन लंबा टॉपिक नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को मैं लिखने जा रहा हूँ जो जो मैंने किया है। देखो, माना एक सूक्ष्म आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ के बिंदु O पर, बंद पृष्ठ में बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, बंद पृष्ठ में बिंदु O से R दूरी पर हमने एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ काटा। हमें अच्छा, तथा एक और पृष्ठ खींचा जो कि पहले पृष्ठ से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, पहले पृष्ठ का दूसरे पृष्ठ पर प्रक्षेप dA cos थीटा है, जहां थीटा E और A के बीच का कोण है। हमें उस पृष्ठ से संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, अनंत सूक्ष्म, तब अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समझिए इस बात को जो जो हमने बात लिखा है। माना एक अनंत सूक्ष्म आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ में स्थित बिंदु O पर स्थित है। बंद पृष्ठ में बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कहाँ गया? R दूरी पर हमने एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ काटा तथा एक और पृष्ठ खींचा जो कि पहले पृष्ठ। देखो, बंद पृष्ठ में बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमने एक समतल पृष्ठ खींचा। समतल पृष्ठ कैसे हुआ? अनंत सूक्ष्म है इसलिए। तो इस पृष्ठ को अगर हम लोग 1 बोले और इस पृष्ठ को हम 2 बोले तो हम कहेंगे
हमने एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ काटा तथा एक और पृष्ठ खींचा जो कि पहले पृष्ठ से यह कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। ये हमने लिखा है, कोण बना रहा है। पहले पृष्ठ का दूसरे पृष्ठ पर प्रक्षेप, ये जो पहला पृष्ठ है इसका इस पर जो प्रक्षेप है वो क्या है, DA cos थीटा। ये हमने दिखाया है DA cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है, E और A के बीच का कोण है। हमें संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाइंड करना है। अतः अनंत सूक्ष्म DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या d फाई इज इक्वल टू E डॉट DA होगा। अभी हमने बताया इसके पहले, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं EDA cos थीटा। कैसे सर, इसका देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसका जब हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो क्या इस पर आएगा DA cos थीटा। तो हम लोग कौन सा लेते थे उसका कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के एक साथ हो उसका कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सेम आ रहा है तो ये वाला लेंगे कंपोनेंट। यहाँ से भी आप देख सकते थे इसका प्रक्षेप इस पर आया था DA cos थीटा, तो इसका कंपोनेंट ऐसे, तो DA cos थीटा हो गया, पक्की बात। अच्छा, तो अब ये तो छोटे से पृष्ठ पर हमने देखा ये कि फ्लक्स इतना आ रहा है, तो हमें तो संपूर्ण से चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ से। तो ऐसे ही छोटे छोटे पृष्ठ काट लो ऐसे, और संपूर्ण मतलब सब जगह ऐसे ही छोटे छोटे पृष्ठ काट कर वहां पर फ्लक्स फाइंड करो और अंत में उन सभी को ऐड कर दो, तो आपको इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब ये तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो इसे आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन। तो इसका जब डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई मिलेगा, फाई ई। और इसमें देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक सिचुएशन में लंबवत होगी, या लंबवत तो है ही चलो, लेकिन क्या उसकी वैल्यू, या यूं कहें कि परिमाण, खैर नहीं, परिमाण भी तो उसमें आर पर डिपेंड करेगा, आर बदलेगा। चलो ठीक है, देखो ई की वैल्यू रखते हैं भैया, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर यहाँ से, और क्या लिखा है DA cos थीटा लिखा है। चलो अब जो आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है उसको बाहर कर दो, उसमें क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, अंदर क्या बचा DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा, क्या इस पृष्ठ के वजह से जो यहाँ पर घनकोण बनेगा, क्या उस घनकोण को हम लोग डिफाइन करते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, लेकिन आर कौन सा सर, ये तो एक पृष्ठ यहाँ पर आपने खींचा है लंबवत होने के लिए, और आर की डिस्टेंस तो आप यहाँ से ले रहे हो। तो बच्चों देखो, इन दोनों पृष्ठ के मध्य ये जो डिस्टेंस है वो अनंत सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, वो निग्लेजिबल होता है। इसलिए आप इस आर को या तो यहाँ से कंसीडर करो या तो यहाँ से करो, बात एक ही आ जाती है। अच्छा, तब क्या हम लोग इस टर्म को डी ओमेगा लिख सकते हैं, DA cos थीटा बाई आर स्क्वायर को। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो देखो फाई ई इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ तो रहा है ना ये, हाँ ठीक है।
क्या इसको मैं लिख दूं डी ओमेगा? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। क्या इसका जब ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, क्यों भैया, क्यों 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 क्यों? इस बात को समझ लेते हैं कि यहाँ पर 4 पाई कैसे रखा जाता है। देखो, वैसे मैं अभी सॉल्व कर दूं फिर दिखाता हूँ कैसे। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। तो जब 4 पाई हो जाएगा तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, बचा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से गॉस प्रमेय सिद्ध होता है, यहाँ से गॉस प्रमेय क्या होता है, सिद्ध होता है। अच्छा, 4 पाई मैंने कैसे लिख दिया, 4 पाई मैंने कैसे लिख दिया, आइए उस बात को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई गोला है और उस पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ खींच लिया अनंत से, और हमने उसकी रेडियस r1 मान ली, इसका एरिया a मान लिया, इसकी वजह से जो घनकोण क्रिएट हुआ उसको ओमेगा मान लिया। अब सोचो, एरिया को a1 लिया, इसी लाइन को थोड़ा सा हमने बढ़ाया और ऐसे एक संकेंद्री वृत्त खींच लिया, और यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, फिर एक सरफेस खींचा जिसका एरिया a2 था, अब उसकी रेडियस r2 हो गई। क्या a2 बढ़ रहा है, वो किसकी देन है, क्या r2 की? हाँ, मतलब a2 बड़ा है a1 से, दिख रहा है, क्यों, क्योंकि रेडियस बड़ी हो गई। इसका मतलब एरिया डिपेंड अपॉन आर स्क्वायर, एरिया डिपेंड करता है किसके, आर स्क्वायर के। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो अच्छा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, a = 4 पाई आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप देखो तो इस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई, a = 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, कहाँ लिखा, डी ओमेगा की वैल्यू हमने रख दिया क्या, 4 पाई। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल होकर क्या मिला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से गॉस प्रमेय का सत्यापन होता है। मीन्स अतः किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स phi e is equal to integration of closed surface E dot ds is equal to q inside by एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस प्रमेय हमसे कहती है। क्लियर है? ध्यान रहे कि इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ गॉस प्रमेय। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।